हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम लेकर आते हैं नया साहित्य नए अंदाज में। तो आज हम लेकर आए हैं एक और नई कहानी, जो मजदूर एकता पुस्तिका के त्रैमासिक बुलेटिन में हाल ही में आई है, जिसको शब्दों में पिरोया है अपूर्वा ने। इस कहानी को आखिर तक जरूर सुने। हमारी कहानी का नाम है दिनकर का वसीयतनामा। तो आइए शुरू करते हैं। आखिर दिनकर अस्त हो गया। उसके जाने से हम सब दुख में डूब गए। वह अपने परिवार का सूरज ही तो था। एक होनहार बेटे और खूब प्यार करने वाली पत्नी को पीछे छोड़ वह दुनिया को अलविदा कह दिया। दिनकर मेरठ के प्रतापपुर इंडस्ट्रियल इलाके की एक ट्रांसफार्मर कंपनी में 27 सालों से नौकरी कर रहा था। बड़ी लगन और ईमानदारी से वह अपना काम करता। उसने आईटीआई से डिप्लोमा भी कर रखा था। उसके सहकर्मी उसका बहुत सम्मान करते थे। उनमें से ज्यादातर मजदूर थोड़ा बहुत ही पढ़े लिखे थे। पत्नी कुसुम और बेटा दीपांकर, जो 9वीं कक्षा में पढ़ता था। 3 सदस्यों का छोटा सा परिवार था उसका। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन समय बदला। कंपनियों में मुनाफे की होड़ भी बढ़ चली। अब सभी मजदूरों से ओवरटाइम कराया जाने लगा। मैनेजर ने दिनकर को भी ओवरटाइम पर लगा दिया। यहाँ तक कि इतवार की छुट्टी में भी कंपनी का काम चालू रहता। दिनकर को न ही आराम, नहीं और न परिवार के लिए समय। कभी घर के जरूरी काम के चलते छुट्टी पर कंपनी से निकाले जाने की धमकी मिलती। दिनकर को शुगर की बीमारी हो गई थी। ठीक से आराम न कर पाने और जरूरत से ज्यादा शारीरिक मेहनत करने के कारण वह अक्सर बीमार रहने लगा। अक्सर पेट दर्द की शिकायत रहती, पर काम के बोझ के चलते उसे कभी आराम नहीं मिलता। फरवरी आते आते उसके पेट में भयानक दर्द उठने लगा। उसने डॉक्टर के पास जाने के लिए छुट्टी मांगी, तो मैनेजर ने घुड़क दिया। मैनेजर ने न तो उसकी उम्र और बीमारी का लिहाज किया, न उसकी इतने सालों की मेहनत का। उसने लगभग धमकाते हुए कहा, काम मांगने वालों की कमी नहीं है यहाँ। अब लाट साहब के लिए काम रोक दे क्या? सीधे तरीके से आ जाना, वरना नौकरी से हाथ धो बैठोगे। फिर न कहना कि बताया नहीं। ऐसे ही दिन गुजरते रहे। कंपनी के दबाव के चलते वह लगातार काम पर जाता रहा। यही नहीं, उसकी तकलीफ को नजरअंदाज कर उसे भारी भरकम ट्रांसफार्मरों के धकेलने के काम में लगा दिया गया। दिनकर की हिम्मत ही नहीं हुई कि कोई दूसरा काम खोजे। फिर क्या पता नई नौकरी मिलने में कितना समय लगे। बेटे की फीस वक्त पर जमा न हुई तो उसकी पढ़ाई में दिक्कत आ जाएगी। इसी उधेड़बुन में फंसा वह रोज काम पर जाता रहा। भारी वजन उठाने के कारण उसके पेट का दर्द बढ़ता गया। कंपनी से छुट्टी न मिलने से कई बार तो वह हाथ में लगी ड्रिप के साथ ही काम पर चला आता। इस सब से उसकी हालत लगातार बिगड़ती गई। हष्ट पुष्ट दिनकर अब कंकाल सा बन गया था। दिन बीतते गए, न काम कम हुआ न तकलीफ। पिछले साल 12 नवंबर को उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि उससे खड़ा भी न हुआ जा रहा था। उसकी हालत देख साथियों ने मैनेजर को जानकारी दी। वह चिल्लाते हुए बोला, तो अब क्या गाड़ी में लेकर जाऊं मैं इसे? घर वालों को बताओ अगर बीमार है तो। मैनेजर से कोई मदद न मिलने पर साथियों ने फोन करके उसके बेटे को कंपनी में बुलाया। किशोर दीपांकर पिता को लेकर अस्पताल पहुंचा। हालत देखकर डॉक्टर ने तुरंत कहीं जांच कराने को कहा। दीपांकर पिता को दीवार के सहारे लगी बेंच पर दर्द में कराता छोड़ अस्पताल वाली भी दौड़ भाग करता रहा। आखिर जांच की रिपोर्ट आ गई। पता चला कि दिनकर के पेट में गांठ है। यह गांठ अब कैंसर के चौथे चरण पर पहुंच चुकी थी। डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि अब उनका बचना मुश्किल है। उन्होंने अस्पताल आने में बहुत देर कर दी। दीपांकर को काटो तो खून नहीं, कि तो मानो सारी दुनिया एक ही दिन में उजड़ गई। पर वह हौसला नहीं हारा। 3 दिन तक वह और उसकी माँ अस्पताल में पिता की सेवा में लगे रहे। दर्द में कुछ आराम मिलने पर वापस घर ले आए। दिनकर की हालत फिर बिगड़ी और इस बार कई दिन अस्पताल में रहने के बाद भी उसकी हालत में कोई सुधार न हुआ। फिर एक दिन वही हुआ जिसका डर था। दिनकर बच न सका। अस्पताल के शुरुआती 3 दिनों का बिल 93,000 रुपये था।
जो कुछ ही दिनों में 3 लाख हो चुका था। बेटे ने मदद के लिए कंपनी में गुहार लगाई, जिसको बनाने और चलाने में उसके पिता ने अपनी पूरी जवानी खपा दी थी, जिसके मालिक को लापरवाही ने आज दिन करके जान ले ली थी। उन्होंने मदद से साफ इनकार कर दिया। परमानेंट मजदूर होने के बाद भी उसे ईएसआई की कोई सुविधा नहीं थी। उल्टा मैनेजर बोला कि इतनी गंभीर दिक्कत थी तो पहले क्यों नहीं बताया। काश वह गंभीर दिक्कत उसके हाथों में लगी ड्रिप देखकर मैनेजर ने महसूस कर ली होती। तब महसूस कर ली होती जब पेट दर्द के कारण वह खड़ा तक नहीं हो पाता था। काश। खैर, अब वह जा चुका था। उसकी पत्नी अपने पति का सिर गोद में रखे जड़वत बैठी थी। कमबख्त अस्पताल वालों ने तो जी भर रोने भी नहीं दिया कुसुम को। कहने लगे कि यह रोना चिल्लाना घर जाकर करना। अभी अस्पताल का जो बिल बाकी है उसका इंतजाम करो, वरना बॉडी नहीं देंगे। कुसुम का तो मन किया कि मुंह नोच ले उस रिसेप्शनिस्ट का, पर बेटे ने किसी तरह समझाया, आखिर अंतिम संस्कार भी तो करना है पिताजी का, आप खुद को संभालो माँ। मन में आई सारी गालियां वह गुस्से और अपमान के साथ पी गई। अब तो मानो वह सुन हो चुकी थी। न शरीर चल रहा था, न ही दिमाग, बस एकटक दीवार को ताके जा रही थी। बेटे दीपांकर ने किसी तरह दोस्तों रिश्तेदारों से उधार लेकर अस्पताल का पैसा अदा किया और बोरे में सिली हुई लाश घर ले आया, जो कभी उसके पिता थे। वह हिम्मत नहीं हार सकता था। अभी तो जमाने के रीति रिवाज भी निभाने थे, अंतिम संस्कार और 13वीं के लिए पैसे भी तो जुटाने थे। इस भागदौड़ और जोड़ जुगाड़ में लगा लगकर बाप की मौत का गम जरा कुछ कम हो गया था उसका। आज पिताजी को गए पूरे 5 महीने हो गए माँ। अपने पिता की तस्वीर से धूल पहुंचते हुए दीपांकर बोला, हमें भी साथ ही ले जाते तो बढ़िया रहता। इस लाला के ताने को सहने से तो मर ही जाना बेहतर था। कहते हुए कुसुम ने साड़ी के किनारे से अपने आंसू को गिरने से पहले ही पहुंच दिया। माँ, यह कागज कैसा है? अस्पताल वालों ने तेरे बापू का जो सामान बाहर फिकवाया था उसमें से मिला था। मैंने सहेज कर यहाँ रख दिया। देख तो, कोई काम का कागज हो। शायद शायद कंपनी वालों की तरफ से मदद हो। देख ना बेटा, देख। कहते कहते कुसुम उतावली हो गई और बेटे के हाथ में कागज के कुछ भरे हुए पन्ने पकड़ा दिए। दीपांकर ने पढ़ना शुरू किया। अरे माँ, यह तो वसीयत है। हाँ माँ, वसीयत पिताजी ने शायद मरने से पहले लिखी हो। पढ़कर सुनाता हूँ। प्यारी कुसुम, माफ करना, मैं तुमसे किए सारे वादे पूरे किए बिना ही चला जाऊंगा। मैं मरने से पहले मेरे पास जो भी है वह बांटना चाहता हूँ, इसलिए यह वसीयत लिख रहा हूँ। कुसुम, तुम्हारे लिए मेरे पास उम्र भर लंबा संघर्ष है, जो तुम्हें मेरे बिना ही करना है। तुम्हें सौंपता हूँ मैं अपने परिवार की जिम्मेदारी, जो मैं पूरी न कर सका। तुम्हें देता हूँ मैं जिंदगी भर का अधूरापन, उम्र भर के सामाजिक ताने और उल्हाने जो लोग तुमको देंगे जब भी तुम निकलोगी बाहर, काम की तलाश में या बाजार में या कभी यूं ही किसी से मिलने। तुमको वसीयत करता हूँ मैं वह सारा दर्द और तकलीफ जो हमें मिल बांट कर झेलने थे। सबसे आखिर में मैं तुम्हें देता हूँ ढेर सारा प्यार, जो तुम्हें इस सब से लड़ने में सहारा देगा। मेरे प्यारे दोस्तों, तुमने मेरा अच्छे बुरे वक्त पर हमेशा साथ निभाया। हमने साथ काम किया, मालिक की गालियां मिल बांट कर खाई और चोट लगने पर एक दूसरे के हिस्से का काम भी निपटाया। आज मैं तुम्हें भी कुछ देना चाहता हूँ। मैं तुमको देना चाहता हूँ एक इरादा। इरादा कि हम गुलाम नहीं रहेंगे, हम एक बनेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे। साथियों, तुमको सौंपता हूँ मैं यह जिम्मेदारी कि मेरी मौत इन मुनाफाखोर मालिकों के ताबूत की आखिरी न सही, पर एक कील जरूर हो। पढ़ते पढ़ते दीपांकर का चेहरा लाल हो उठा। अपनी धुंधली हो चुकी नजर में से आंसू पोंछकर उसने आगे पढ़ा। बेटा, दीपू तुम्हें तुम्हें तो वह पूरी दुनिया देना चाहता था।
अच्छी पढ़ाई, तुम्हारे छोटे बड़े शौक, तुम्हारी फेवरेट बाइक और सारे सपने जो तुमने देखे थे पूरे करने थे मुझे। पर अब समय नहीं बचा। अब तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए अस्पताल का लाखों का बिल है, जो तुम कैसे जुटाओगे मैं नहीं जानता। तुम्हारे हिस्से देता हूँ मैं एक संघर्ष और आर्थिक अभाव से भरा जीवन। साथ ही देता हूँ एक जिम्मेदारी कि ऐसा फिर किसी के साथ न हो। तुमको सौंपता हूँ मैं सपनों की एक दुनिया बनाने का संकल्प। एक ऐसी दुनिया जिसमें सब खुश हो, सब साथ मिलकर उगाए और बराबर बांट कर खाए। दीपू, यह सपने मैं तुमको वसीयत करता हूँ। अंत में तुमको देता हूँ ढेर सारा लाड़ दुलार और प्यार। मेरे बच्चे, यह वह अमानत है जो तुम अपनी आने वाली नस्लों को नजर करना और बनाना एक मोहब्बत भरी दुनिया। आखिर में दुनिया के सभी मेहनतकश भाइयों को पेश करता हूँ मैं अपनी जान का तोहफा, जो ज्यादा न सही दुनिया में थोड़ा बदलाव लाने या इसकी शुरुआत का कारण जरूर बने। कोशिश करूंगा कि अपने बेटे की आंखों से मैं भी यह दुनिया देखूं। आखिरी सलाम, अलविदा। आगे कागज खाली था। कुसुम की आंखों से तो जैसे आंसुओं के झरने बह चले थे। अपनी माँ को ढांढस बंधाकर दीपांकर बड़ी बेचैनी से अपनी किताबों के बक्से में कुछ तलाशने लगा। उसने एक किताब बाहर निकाली। मोटी सी किताब की जिल्द पर अंकित था अग्नि दीक्षा। वह किताब उठा कुछ हिम्मत कुछ वितृष्णा से मुस्कुराता हुआ किताब पढ़ने बैठ गया। आखिर पिता की वसीयत को कबूल भी तो करना था उसे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।